नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों के बारे में सच हम आपको बताते हैं। एक बड़ी खबर जो आई है, जो भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को बल देगी, वो ये है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, उसके नतीजों को साझा कर दिया गया है। कहा गया है कि उसमें 81% की एफिकेसी है, यानी कि 81% कारगर साबित हुई है। ये एक अच्छी खबर है और ये एक बहुत अच्छी एफिकेसी है, क्योंकि ये इसे अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन के साथ लाकर खड़ा कर देती है। इससे हमारे टीकाकरण कार्यक्रम को इसलिए भी बल मिलेगा क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी या वैक्सीन लगाने को लेकर लोगों के अंदर जो असमंजस, जो हिचकिचाहट दिख रही थी, क्योंकि कोवैक्सीन का डेटा साझा नहीं किया गया था, वो अब कम होगा। ये एक बहुत अच्छी खबर भारत के लिए साबित हुई, लेकिन इसके साथ कुछ सवाल भी हैं जिन्हें हम पूछना चाहते हैं। आइए सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि कोवैक्सीन के बारे में, उसके नतीजों के बारे में क्या कहा गया है। तो इसका फेज 3 ट्रायल के इंटरिम रिजल्ट, अंतरिम नतीजे जारी किए गए हैं और बताया गया है कि ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल रहा है। 25,800 वॉलंटियर्स पर यह ट्रायल किया गया है फेज 3 का भारत बायोटेक द्वारा। इसके अंतरिम नतीजे यानी कि इंटरिम रिजल्ट्स अभी आए हैं, लेकिन इसीलिए ट्रायल अभी जारी रहेगी। और ये इंटरिम रिजल्ट्स अभी ये कहते हैं कि 43 केसों में जो डेटा आया है, उनमें से 43 केस से हमारा मतलब है 43 लोग, उनमें से 7 को कोवैक्सीन दी गई थी और 36 को प्लेसिबो दिया गया था। और ये 43 केस जो हैं, इनमें सिम्टम्स देखे गए, यानी कि टीका लेने वाले सिर्फ 7 लोग थे जिनमें सिम्टम्स देखे गए। अब इसका मतलब यह होता है कि ये वैक्सीन लगभग 81% कारगर है और ये एक अच्छी खबर है। इसके साथ एक बहुत अच्छी खबर यह है कि कंपनी का दावा है कि जो पुराना स्ट्रेन है उस पर तो कारगर है ही, यूके का जो नया स्ट्रेन है उस पर भी ये कारगर साबित होगी, क्योंकि ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि कितनी कारगर ये वैक्सीन होंगी नए स्ट्रेन पर। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनको पूछा जाना जरूरी है, जैसे कि ये जो नतीजे अभी आए हैं, ये अभी तक किसी भी वैज्ञानिक जर्नल में अभी तक छपे नहीं हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द इन्हें छापा जाएगा, ताकि जो वैज्ञानिक समुदाय है वो इन नतीजों को देख सके, उनको जांच सके, ताकि ये पीयर रिव्यूड हो जाएं। साथ ही में जो डिटेल्स हैं, जैसे कि ये बीमारी की सिवियरिटी कितनी थी, बीमारी का स्तर क्या था, उसकी गंभीरता क्या थी, एज ग्रुप्स, जेंडर, ये सब जो चीजें हैं, इस पर भी हमें अभी स्पष्टता चाहिए, जो कि अगर ये डेटा पब्लिश होता है तो मिलेगा। दूसरी बीमारियों का यानी कि कोमोर्बिडिटीज का कितना असर रहा है, ये सब भी अभी पता नहीं है। बिना डेटा के ही इस वैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी और इसी वजह से ज्यादा सवाल भी उठते रहे थे। लेकिन भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा जुड़ गई हैं, जो कि प्रोफेसर एंड हेड है मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सविता मेडिकल कॉलेज में, ट्रायल्स का हिस्सा रही हैं कई वैक्सीन ट्रायल्स का। साथ में हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा जुड़ गए हैं, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है न्यूरोलॉजी के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के। और डॉक्टर पीके मंगला भी जुड़ गए हैं, जो कि एचओडी हैं, कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन मूलचंद मेडिसिटी के। आप सबका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बड़ा दिन है हमारे लिए ये। डॉक्टर धमीजा, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, भारत के टीकाकरण कार्यक्रम को कितना बल मिलेगा इस खबर के बाद? धन्यवाद अंजलि जी। मुझे लिए लगता है कि आज जो है इट्स ए हिस्टोरिकल डे इन टर्म्स ऑफ डाटा रिपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। यू जस्ट सेड, अभी आपने कहा कि ये लार्जेस्ट ह्यूमन ट्रायल हुआ है हिंदुस्तान में। 26,000 के आसपास वॉलंटियर्स को इसमें रिक्रूट किया गया। तकरीबन आधे लोगों को जो है वैक्सीन दी गई और आधे लोगों को जो है प्लेसिबो दिया गया। सो जो क्लिनिकल ट्रायल हम देखते हैं वैक्सीन का, और पर्टिकुलरली कोवैक्सीन और ये जो कोरोना वायरस की जितनी भी वैक्सीन का ट्रायल हुआ है, सो उसमें एंड जो पॉइंट है, एंड रिजल्ट जो है, दैट इज कि कितने लोगों को कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया। जैसे 13,000 लोगों को वैक्सीन दी गई और 13,000 लोगों को प्लेसिबो दिया गया, तो दोनों ग्रुप्स में कितने लोगों को इन्फेक्शन हुई। तो यूजुअली एफडीए एक नंबर टारगेट फिक्स करता है कि इतने लोगों को मिनिमम इन्फेक्शन होनी चाहिए, जो कि 43 का नंबर है। अभी इंटरिम रिजल्ट है, आगे और डिटेल आएगी तो पता लगेगा। लेकिन ये जो रिजल्ट बताए गए हैं 36 वर्सेस 7, कि एक ग्रुप में 7 लोगों को इन्फेक्शन हुआ और दूसरे ग्रुप में 36 लोगों को हुआ, तो ये बड़े प्रॉमिसिंग है। 80% रिजल्ट किसी भी वैक्सीन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और WHO तो ये कहते हैं कि 50% या उससे ऊपर की जो एफिकेसी है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं।
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस विषय पर बहुत चर्चा चल रही थी, लोगों को कंसर्न्स थे कि ये बिना रिजल्ट के, बिना फेज 3 के ट्रायल के रिजल्ट्स को पब्लिश किए, पीयर रिव्यू किए, जो अप्रूवल मिला है, वो आज सबको लोगों को उनको चुप हो जाना चाहिए कि ये जो रिजल्ट आए हैं ये इस बात को बल देते हैं कि कोवैक्सीन सेफ तो है ही, क्योंकि अब बहुत लोगों को लग चुकी है, ये लाखों लोगों को लग चुकी है, और इसके साथ साथ इफेक्टिव भी है। तो दोनों चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात आपने सही कही डॉक्टर धमीजा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, हाँ, जस्ट वन सेकेंड ओनली। चलिए। हाँ, वैक्सीन हेजिटेंसी की आपने बात की। WHO कहता है कि वैक्सीन हेजिटेंसी तब होती है जब आपके पास वैक्सीन अवेलेबल है अफोर्डेबल प्राइस पे और फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। तो इस हेजिटेंसी को हमें दूर करना है, मिस इन्फॉर्मेशन जो चल रही है, और ये जो रिजल्ट आए हैं वो इस बात पे बल देंगे कि सब लोगों के कंसर्न जो है दूर हो जाने चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए। वैक्सीन इज दी ओनली होप फॉर टू एंड दिस पैंडेमिक। बिल्कुल, इस बात से बिल्कुल हम सहमत हैं। और लेकिन फिर भी सवाल पूछना भी जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी चीज जो है उसे अगर सवाल नहीं पूछा जाएगा तो उसको सही तरीके से जांचा नहीं जाएगा। डॉक्टर मंगला, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स आए हैं शायद कई जानकारों का मानना है कि चलिए आ गए, लेकिन इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद आए, तो इसीलिए लोगों के मन में चर्चाएं, सवाल उठ रहे थे। अब जो रिजल्ट आए वो भी अभी इंटरिम है, तो क्या हम लोगों को अभी जो उसके फाइनल रिजल्ट्स हैं उसका इंतजार करना चाहिए, या लोगों को अब इस रिजल्ट को एक प्रीकर्सर मान के ये मान लेना चाहिए कि अब ये आ गया तो एंड रिजल्ट भी अच्छा ही होगा? थैंक यू, धन्यवाद अंजलि। ये जो भी रिजल्ट्स हैं ये बहुत ही रीअश्योरिंग है, क्योंकि डॉक्टर्स ने इनसे पहले ही ये सारी वैक्सीन लगाई, और अब बाकी पब्लिक के लिए ये काफी रीअश्योरिंग है कि इतने सारे करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है और कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुए। दूसरी बात, लोगों ने ये भी देखा है कि जब कोविड हुआ उसमें कितनी सफरिंग हुई, कितना मनी लॉस हुआ, और उसमें काफी यंग, ओल्ड, ऑल एज ग्रुप के लोगों की डेथ भी हो गई। तो ये मान के चलना चाहिए यदि आपके को कोविड हो जाता है तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको कोई भी इंजेक्शन लगेगा, स्टीरॉयड लगेगा, रेमडेसिविर लगेगा, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन्स लगेंगे, सारा ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन होगा, वेंटिलेटर पे भी जा सकते हैं, उसके बाद भी लाइफ लॉस हो सकती है। तो आपके पास सबसे ज्यादा एविडेंस यही है कि यार ये अवेलेबल है एक वैक्सीन जो कि आपको इतना प्रोटेक्शन दे रही है, और अब तो डाटा आ गया है कि इतनी 81% एफिकेसी है, तो इस टाइम डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैंने खुद दोनों डोजेस लगवा ली हैं और मेरे को पैरासिटामोल भी नहीं लेनी पड़ी इसके लिए। इट वाज सो इफेक्टिव एंड आई वाज सो रिलीव्ड आफ्टर हैविंग दिस। और इतने सारे पेशेंट्स हमारे पास कोविड पॉजिटिव भी आ जाते हैं, हमको अब देखने में उनको कम डर लगता है। जी, डॉक्टर अनीता, आपके पास आना चाहेंगे। ये तो हम तय कर चुके हैं कि 81% के साथ बहुत अच्छी एफिकेसी है, इंटरनेशनल जो लीडिंग वैक्सीन है उनके लगभग बराबर आ गए हैं। पर एक सवाल जहन में ये भी उठता है कि हमारे देश में कोविशील्ड, जिसको ज्यादा इस्तेमाल लोग करना पसंद कर रहे हैं, उसकी एफिकेसी के कंपैरिजन में शायद इसकी बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं कोविशील्ड का इस्तेमाल अगर हम 12 हफ्ते के फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के अंतर में करने की मंजूरी भी देते तो शायद कोविशील्ड की एफिकेसी भी बेहतर हो जाती। तो क्या हमारे देश में इस क्योंकि इंटरनेशनली कुछ रिजल्ट्स आते हैं, उनको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? यस, अदिति आपने ठीक बताया है। यूनाइटेड किंगडम में शुरू हो गया है कि फर्स्ट टू सेकेंड डोज के अंदर बीच 12 वीक्स रखेंगे, बिकॉज इसमें देखा ही गया है अगर आपका दूरी बड़ा है फर्स्ट एंड सेकेंड डोज में, उसका इम्यूनिटी ज्यादा है, एफिकेसी ज्यादा है, और यूनाइटेड किंगडम में शुरू हो गया। बट हमारा कंट्रीज में अभी तक रूल्स नहीं था कि फर्स्ट एंड सेकेंड डोज के बीच में खाली 4 वीक्स देना है, सो इस हिसाब से चल रहा है। If you follow the same rules, the efficacy is 70.2%. But if you increase the interval between the two doses, foreign countries में दिखाई गया है कि वो बढ़कर 80-90% तक आ गया। So it's a very important thing. हमको भी एक trials भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, how to increase the efficacy. अगर आप जो आज का रिपोर्ट मिला कोवैक्सीन का, इसका एफिकेसी 80.1, बट इट इज लिटिल बेटर देन कोविशील्ड जो पब्लिश हुआ। ओके, और ये इसमें क्या है, दिस पर्टिकुलर वैक्सीन इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द म्यूटेंट स्ट्रेन, पर्टिकुलरली जो नया साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, यूनाइटेड किंगडम वेरिएंट है, उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। सो इस प्रिलिमिनरी रिजल्ट से देखा गया है कोवैक्सीन का रिजल्ट्स आर बेटर देन कोविशील्ड, बट
अगर कोविशील्ड अगर आप 12 वीक्स गैप में देंगे, दोनों का एफिकेसी बराबर हो जाएगा। जी डॉक्टर मंगला, मैं ये जानना चाह रही हूं, क्या अब डीसी जो हमारा ड्रग कंट्रोलर है उनको अपने नॉर्म्स को चेंज करना पड़ेगा इनको फर्दर अप्रूवल के लिए, क्योंकि अभी तो इमरजेंसी में रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए ही अप्रूव्ड है, क्या इसका चेंज करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, सबके लिए अप्रूव करना पड़ेगा। और ये कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, इसका एक एडवांटेज ये है कि होल वायरस किल्ड वैक्सीन है। जो दूसरी आरएनए वैक्सीन है, इसमें सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, जबकि होल वायरल ये जो कोवैक्सीन है, इसमें 4 तरह की एंटीबॉडीज बनती हैं, इसीलिए ये और म्यूटेंट्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। आई थिंक सबको ये वैक्सीन लगानी चाहिए, एज रिकमेंडेड के 16 या 18 साल से बच्चों को छोड़ के बाकी सबको लगानी चाहिए। और बच्चों में भी जब तक रिजल्ट्स, कुछ नई रिसर्च आएंगी, नई ट्रायल्स होंगी, तो उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और इसका अनुमति भी चाहती है कंपनी, लेकिन अभी उनको इस मिला नहीं है कि बच्चों के अंदर ट्रायल किया जाए। अडल्ट्स का ये जो आपको नतीजे दिख रहे हैं, ये अभी एडल्ट्स के अंदर के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन डॉक्टर धमीजा, आप मत जाइएगा, क्योंकि लोगों के भेजे हुए सवालों के जवाब आपने देने हैं। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद डॉक्टर धमीजा से जानिए अपने भेजे हुए सवालों के जवाब। हमारे इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर धमीजा, जो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर धमीजा, पहला सवाल ले लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रख्या कौशिक है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा सवाल है, वैक्सीन का असर और प्रोटेक्शन कब तक रहेगा अगर मैं लगवाऊं? डॉक्टर प्रख्या का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही क्यूट क्वेश्चन पूछा है इसने कि अगर ये इंजेक्शन लगवाएं। पहली बात तो अभी बच्चों में इंजेक्शन लगना शुरू नहीं हुआ है, कोई भी ट्रायल या कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिला है। तो जो बड़ों को जो इंजेक्शन लग रहा है, उसका असर अभी तक जो है, उम्मीद है कि 1 साल के आसपास रहेगा, लेकिन डाटा नहीं है, हम पूर्णतः नहीं कह सकते हैं कि कितना असर रहेगा, लेकिन कम से कम 1 साल तो रहेगा। अभी तक का एविडेंस, अभी तक का साइंस यही बता रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा तभी पता लगेगा कि कौन सी वैक्सीन का असर कितना रहेगा। उम्मीद यही है कि लगवाने के बाद इसका असर होगा और अच्छे लंबे टाइम तक रहेगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, जो कि हमें शीतल ने भेजा है। हेलो डॉक्टर, मैं शीतल, नई दिल्ली से। मेरा सवाल ये है कि क्या आप टीकाकरण के बाद भी कोविड का संचार कर सकते हैं? टीकाकरण के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो यह है कि आपकी जान की रक्षा करना, बिकॉज वैक्सीन सेव लाइव्स। तो आपको अगर टीकाकरण से प्रतिरोधक क्षमता मिलती है तो आपको कोरोना के अगेंस्ट बीमारी उतनी सीरियस नहीं होगी, अगर होती भी है, और जो मोर्टेलिटी है वो ऑलमोस्ट निल है। सो ऑब्वियसली आपकी अपनी सेहत के लिए वैक्सीन जरूरी है। और दूसरा ये भी है कि अगर आपको कोरोना होता है तो क्या आप सब दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं? अभी ये ओपन क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वैक्सीन लगने के बाद अगर आप प्रोटेक्टेड हैं तो फिर आपको वायरस अटैक नहीं कर सकता है और आप दूसरों को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर नॉट, यू बिकम डेड एंड नॉट द फैसिलिटेटर ऑफ इन्फेक्शन। सो दोनों चीजें हैं। पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है सब लोगों को वैक्सीन लगवाना, और वैक्सीन सेफ है। मैं तो जो वैक्सीन की कमेटी है, जो एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो है, उस कमेटी का मेंबर हूं, और मैं ये रोज देखता हूं कि वैक्सीन कितनी सेफ है। बहुत ही मामूली से रिएक्शन अगर किसी को हुए तो वही हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, और कोई ऐसा बड़ा हादसा या बड़ा रिएक्शन या बड़ा एनाफिलैक्सिस हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, आगे आएं और इस पैंडेमिक को खत्म करने में सहयोग दें, वैक्सीन लगवाएं। जी डॉक्टर, अब उम्मीद भी यही करते हैं कि सरकार अपनी तरफ से इस मैसेज को, इस संदेश को शायद आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करेगी, क्योंकि जब तक ये मासेस तक नहीं जाएगा ये संदेश, जो कोवैक्सीन का रिजल्ट आया है, सिर्फ अगर साइंटिफिक कम्युनिटी तक रह जाता है या चंद पत्रकारों तक, तो बात नहीं बनने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा। अब ये मैसेज अग्रेसिवली लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को भी इस अभियान में पार्टिसिपेट करना है, जिसको हम जन आंदोलन या जन भागीदारी बोल रहे हैं। ये लोगों की
पार्टिसिपेशन के साथ ही पैंडेमिक खत्म हो सकता है। सरकार अपना काम कर रही है और आगे भी करेगी, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, रिसर्चर्स अपना काम कर रहे हैं। अब जनता की जिम्मेवारी है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और उसमें मीडिया का बहुत योगदान है। आप लोग एक साल से इसी प्रोग्राम के माध्यम से और दूसरे प्रोग्राम्स के माध्यम से जनसंपर्क के द्वारा लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं, और इस बात के लिए आप बहुत मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपकी पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूं कि ये जो बीड़ा आपने उठाया है, और मुझे उम्मीद है कि इसी वजह से और बाकी लोगों के योगदान की वजह से हम इस पैंडेमिक पर विजय पाएंगे, इस वायरस पे हम विजय पाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका डॉक्टर धमीजा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारा ये फर्ज है कि हम अब इस पूरी जानकारी को जो हमें मिलती है उसको सही तरीके से आप तक पहुंचाएं, और आपका फर्ज है कि आप इस जानकारी के बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और जाकर वैक्सीन लगवाएं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।